नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे हैं। इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी बात करें तो इस समय हम चल रहे हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला में, और ये श्रृंखला जो है हमारी टॉपिक टू टॉपिक है। इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, साथ ही में व्याख्या भी इस बार हम थोड़ी सी बढ़ा के चल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो संचालित किया गया है। ये जो बैच है ये नाम मात्र शुल्क के साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बैच में अनेक विशेषताएं हैं। अगर आप देखेंगे तो अवधारणात्मक और बहुत ट्रिकली सरल रूप में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 टेस्ट पेपर हैं। प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों का है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि 50 टेस्ट पेपर में अगर हम बात करें तो 6250 प्रश्नों की श्रृंखला है, और ये 250 प्रश्न जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि जो आगामी आने वाली परीक्षा है इसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको एकदम नवीन मिलेगा। आप अपने आप को परख सकेंगे कि अगर प्रश्न इस तरह भी बन सकता है क्या। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही में डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो इसी पे मैसेज कर सकते हैं। ये टेस्ट पेपर एकदम नवीन है। तो चलिए, जिनको जो भी जानकारी लेनी है वो इसी नंबर पर ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सूफी काव्य में आज का पहला प्रश्न है हमारा कि फूल मरे पे मरे न बासु प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। आपको बताना है कि फूल मरे पे मरे न बासु ये उक्ति किसकी है। दादू दयाल, कबीरदास, रविदास, जायसी। तो ये जो पंक्ति है या ये जो उक्ति कही है ये आपके जायसी जी ने कही है। जायसी जी ने किस में कही है? तो ये कही है आपके पद्मावत में। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। सूफी काव्यधारा के कवि हैं और 1540 की जो इनकी रचना है पद्मावत, ठीक है। कन्हावत, आखरावट, आखिरी कलाम इनकी पंक्ति जो इनकी जो है काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है रचना और रचनाकारों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर काशिम शाह की रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है, या मधुमालती कुतुबन की रचना है। तो बात करें इसमें जो आपका सही नहीं है वो है मधुमालती। मधुमालती कुतुबन की ना होके मंझन की है। और फिर कुतुबन की क्या है? तो कुतुबन की है आपकी मिर्गावती, ठीक है। चलिए बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में पेपर में बन भी चुका है, तो ध्यान रखिएगा। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। तो पद्मावत का जो बांग्ला अनुवाद है वो आलो उजाला ने किया था, लेकिन करवाने वाले जो थे वो अकरान राज्य के वजीर मगन ठाकुर थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उधति आई तेई बंधन कीना इति दसमात अमर पदगलीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है कि उधति आई तेई बंधन कीना इति दसमात अमर पदलीना, कुतुबन, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। तो ये जो पंक्ति है आपकी ये भी जायसी जी की है। और जायसी जी की भी बात करें तो किससे है? ये पद्मावत से। ये पद्मावत से है। पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड किस में ली गई है ये पंक्ति? तो लक्ष्मी समुद्र खंड से ये पंक्ति ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है। आपको बताना है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन माना जाता है किसका? नागमती
विरह वर्णन या नागमती वियोग वर्णन को, तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका पद्मावत। पद्मावत किसकी है? तो ये आपके जायसी जी की है। ठीक है, और पद्मावत में 57 खंड हैं, आप सभी को ज्ञात है। और इसकी कथा जो है 2 रूपों में चलती है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से किस को हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। तो हम जो हिंदी की शैली नहीं मानेंगे वो मसनवी को नहीं मानेंगे। मसनवी हिंदी की शैली नहीं है, ये फारसी की शैली है। ठीक है, सूफियों ने जो अपना काव्य अधिकांश लिखा है वो मसनवी शैली में लिखा है। और मसनवी शैली का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझें तो इसमें है ईश की वंदना। ईश की वंदना पहला चरण होता है। दूसरा है पैगंबर, यानी कि उस समय जो खुदा है उसकी स्तुति करना। तीसरा होता है इसमें शाह वक्त, यानी कि उस समय का जो बादशाह है उसकी प्रशंसा करना। और चौथा चरण होता है इसमें आत्म परिचय। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं किसी शोध प्रबंध में, पहले प्रस्तावना, भूमिका, इस तरह से इसमें चरण होते हैं, उसको मसनवी शैली कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य जायसी द्वारा लिखा गया है? ये जो 4 महाकाव्य हैं इनमें से कौन सा जायसी जी ने लिखा है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। आप सभी को ज्ञात है, तो पद्मावत बी विकल्प जो है आपका जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहानावत, ये जो हैं आपके जायसी जी की रचनाएं हैं। अगर बात करें तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति विजयदेव नारायण शाही जी ने किया है। और अनुपम निधि है ये नागमती वियोग खंड जो है इसका पद्मावत का। ठीक है, उर्वशी दिनकर की है, कामायनी प्रसाद की है, रामचरितमानस आपके तुलसीदास जी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना इनमें जायसी जी की नहीं है। चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, कहरनामा। बात करें तो छिताई वार्ता जायसी की नहीं है, किसकी है? तो नारायण दास की है। इसी के साथ में अगर बात करें तो चित्ररेखा, कहरनामा, अखरावट, ये जो है आपके चित्ररेखा, अखरावट और कहरनामा ये आपके जायसी जी की रचनाएं हैं। शुक्ल जी जायसी जी के विषय में एक कथन कहते हैं कि जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। ये कथन शुक्ल जी कहते हैं जायसी जी के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। प्रश्न है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की जो 1370 ईस्वी में इन्होंने एक रचना लिखी है वो कौन सी है? चंदायन या लोरकाहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। इसमें जो सही विकल्प है वो है ए विकल्प। चंदायन या लोरकाहा अवधी भाषा की पहली कृति है मुल्ला दाऊद की। आगे बढ़ते हैं। और रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत जो है रखा है इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? जायसी ने आखिरी कलाम जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, इसमें किस राजा की प्रशंसा या बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शहनशाह, हुमायूं, अकबर। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बाबर। बाबर की प्रशंसा किसमें की है? आखिरी कलाम में की है। कई बार प्रश्न बन भी चुका है। पद्मावत में आप देखेंगे तो प्रेरणा गाथा है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही हैं आपके जायसी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? आपको बताना है जो सूफी कवि हैं वो किस शाखा से संबंधित थे।
कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो सूफी कवि जो हैं वो प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, कुतुबन, रसखान, नंददास। बात करें तो इसमें आपके जो कुतुबन हैं ये सगुण भक्ति धारा के नहीं हैं। किसके हैं? सूफी। निर्गुण भक्ति में सूफी के हैं। सूरदास, रसखान और नंददास कृष्ण भक्ति शाखा में सगुण भक्ति के कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? आपको बताना है जो पद्मावती है वो कहाँ की राजकुमारी थी। सिंहलदीप, नागदेश, अवंतिका, चित्तौड़। तो पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो थी आपके सिंहलदीप की। सिंहलदीप की राजकुमारी थी और प्रतीकार्थ रूप में यहाँ पे जो है इनका चित्रण हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। जायसी के विषय में कथन कहा है। आपको बताना है जायसी के विषय में ये कथन किसने कहा है कि जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर बात करें तो इस कथन को कहने वाले जो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि उन्होंने के स्थान पर किसको रखा जाएगा तो यहाँ पे जायसी जी को रखा जाएगा। ये प्रश्न भी बन सकता है कि शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है, तो जायसी के विषय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। तो अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो वो है चंदायन। चंदायन किसकी है? तो चंदायन है आपके मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की 1379 ईस्वी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? आपको बताना है नागमती वियोग खंड जो जायसी की रचना है पद्मावत, उसमें वियोग खंड जो है 12 मासा का वर्णन किस माह से शुरू होता है? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। तो ये प्रश्न कई बार बन चुका है, इसमें ध्यान रखना है। जो सही विकल्प है वो है आषाढ़। जायसी जी कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, यानी कि आषाढ़ मास शुरू हो गया है, वहाँ से इसमें विरह वर्णन शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास से हम बता दें आपको तो बीसल देव राशि में 12 मासा वर्णन चलता है। प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? बहुत सरल प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, राजस्थानी या ब्रज भाषा? सरल है, जायसी जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अवधी में। तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कई बार सरल प्रश्न बन जाते हैं और फिर ये हम इनको गलत कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? आपको बताना है ज्ञानदीप नामक जो प्रेमाख्यान काव्य है उसकी नायिका कौन है? शेख नबी की रचना है ये। कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। तो ज्ञानदीप की जो नायिका है वो देवयानी है। अब ज्ञानदीप 1618 ईस्वी की रचना किसकी है? तो शेख नबी की रचना है। ठीक है, और शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। आपको बताना है कि जायसीकृत जो पद्मावत है उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? शोरठा दोहा, चौपाई शोरठा, चौपाई दोहा या दोहा शोरठा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसमें आपके जो है चौपाई और दोहा, चौपाई
और दोहा का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार जायसी का प्रिय अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की है? आपको बताना है कि अंगद पैज के रचनाकार कौन हैं। नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो अंगद पैज के जो रचनाकार हैं वो ईश्वरदास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये राम भक्ति से संबंधित हैं अंगद पैज। अगला है, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती किसकी रचना है? मंझन की, धरणीदास की, कुतुबन की, मलूकदास की। तो मृगावती जो है आपके कुतुबन की रचना है, ये पहले भी देख लिया हमने। मंझन ने मधुमालती लिखा है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? महत्वपूर्ण है कि राजा रत्नसेन जो हैं ये कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के, बीकानेर के, कुंभलगढ़ के, रणथंभौर के। तो राजा रतनसेन जो हैं ये कहाँ के राजा थे? तो महत्वपूर्ण है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के। अगर आपको पद्मावत जो काव्य है, महाकाव्य जायसी का, ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप पद्मावत जो मूवी है आप उसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। आपको बताना है कि मुल्ला दाऊद के काव्य की जो भाषा है वो कौन सी है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि या ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो है ठेठ अवधि, यानी कि ग्रामीण अवधि जिसको कहा जाता है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और ये जो है इसमें नायक लौरिक है और नायिका चंदा है कि प्रेम कथा का वर्णन है। 1379 ईस्वी की ये रचना है, दोहा चौपाई शैली में रची गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है सूफी साधना के जो 4 पड़ाव हैं उनमें कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। इसमें जो सही नहीं है वो है मलकत, यानी कि देखेंगे आप, शरीयत है ये क्या है? धर्म ग्रंथों का विधि निषेध इसमें बताया गया है। तरीकत है हृदय की शुद्धता पर बल दिया गया है। और तीसरा है हकीकत। हकीकत में क्या है कि भक्ति भाव उपासना से सत्यबोध का ज्ञान होना है। और मारिफत या मार्फत जो है ये सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा मिलन की बात इसमें की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद की रचना है। आपको बताना है नूर मोहम्मद जो सूफ़ी कवि हैं उनकी रचना कौन सी है? विकल्प हैं मधुमालती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती और चंद्रावती, इंद्रावती। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, तो नूर मोहम्मद की अगर हम बात करें तो अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों रचनाएं जो हैं आपके नूर मोहम्मद की हैं। लेकिन इस तरह कई बार प्रश्न बन जाता है तो आप पहले विकल्प को सही करके आएंगे अगर ऐसा प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, तो मधुमालती मंझन की रचना है और चंद्रावती कोई रचना नहीं है। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों जो है नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। तो बताइएगा आप 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अन्य नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।